हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हमने इससे पहले वाली वीडियोस में दोहरा निषेचन कंप्लीट कर लिया था। अब हम इस वीडियो में निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं ये वाला टॉपिक कवर करेंगे। साथ ही भ्रूणपोष, भ्रूण और बीज, ये 3 टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। ऊपर वर्णित किए गए दोहरे निषेचन के अनुपालन या अनुहरण में भ्रूणपोष एवं भ्रूण के विकास की अगली घटनाक्रम में बीजांड के परिपक्व होकर बीज में बदलने तथा अंडाशय को फल के रूप में विकसित होने की सभी घटनाओं को सामूहिक रूप में निषेचन पश्च घटना के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे भ्रूणपोष। क्या होता है भ्रूणपोष? भ्रूणपोष का विकास भ्रूण विकास के रूप में बढ़ता है। क्यों? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बार बार विभाजित होती है तथा एक त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक की रचना करते हैं। इन ऊतकों की कोशिकाएं संरक्षित खाद्य सामग्री से पूरित होती हैं और विकासशील भ्रूण की पोषकता के लिए उपयोग किए जाते हैं। सर्वाधिक सामान्य प्रकार के प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक नामक भ्रूणपोष विकास उत्तरोत्तर केंद्र की न्यूक्लियर विभाजन से गुजर कर मुक्त न्यूक्ली केंद्रकी के रूप में पैदा होता है। भ्रूणपोष के विकास की इस अवस्था को फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म अर्थात मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष कहते हैं। इसके सापेक्ष ही कोशिका भित्ति रचना स्थान लेती है और भ्रूणपोष कोशिकीय बन जाता है। कोशिकीकरण से पहले मुक्त न्यूक्लियाइयों की संख्याओं में व्यापक भिन्नता होती है। एक कच्चे नारियल का पानी जिससे आप परिचित हैं और कुछ भी नहीं बल्कि यह मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष जो हजारों न्यूक्लिय से बना है और इसके आसपास का सफ़ेद गूदागिरी कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। बीज के परिपक्व होने से पहले भ्रूणपोष पूरी तरह से विकासशील भ्रूण जैसे मटर, मूंगफली, सेम आदि द्वारा उपभोग कर लिया जाता है या फिर परिपक्व बीज में विद्यमान रहता है जैसे अरंडी और नारियल, और इसे बीज अंकुरण के समय इस्तेमाल किया जाता है। यदि अरंडी, मटर, सेम, मूंगफली आदि के बीज या नारियल के फल को खोलें और प्रत्येक में भ्रूणपोष को देखें और पता करें क्या भ्रूणपोष अनाजों, गेहूं, चावल तथा मक्का में विद्यमान है। अब हम पढ़ते हैं भ्रूण। भ्रूणकोश या पुटी के बीजांडद्वारी सिरे पर विकसित होता है जहां पर युग्मनज स्थित होता है। अधिकतर युग्मनज तब विभाजित होते हैं जब कुछ निश्चित सीमा तक भ्रूणपोष विकसित हो जाता है। यह एक प्रकार का अनुकूलन है ताकि विकासशील भ्रूण को सुनिश्चित पोषण प्राप्त हो सके। यद्यपि बीज में व्यापक भिन्नता होती है। भ्रूण विकास भ्रूणोद्भव की प्रारंभिक अवस्था चरण एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों ही में समान होती है। युग्मनज प्राक भ्रूण के रूप में वृद्धि करता है और इसके सापेक्षी गोलाकार, हृदयाकार तथा परिपक्व भ्रूण में वृद्धि करता है। एक प्रारूपी बीजपत्री भ्रूण द्विबीजपत्री भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष धुरी तथा 2 बीजपत्र समाहित होते हैं। बीजपत्र के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष की प्रोटीन एपिकोटाइल बीजपत्रोपरिक होती है जो प्रांकुर या स्तंभ सिरे पर प्राप्त होती है, सब पर समाप्त होती है। बीजपत्राधार में पत्र बीजपत्रों के स्तर से नीचे बेलनाकार प्रोटीन जो कि मूलांत सिरा या मूलज के शीर्षांत पर समाप्त होती है। यह मूल शीर्ष एक ढक्कन द्वारा आवृत होता है जिसे मूलगोप कहते हैं। एक बीजपत्री भ्रूण केवल एक बीजपत्र होता है। घास परिवार में बीजपत्र को स्कुटेलम कहते हैं जो भ्रूणीय अक्ष के एक तरफ पार्श्व की ओर स्थित होता है। इसके निचले सिरे पर भ्रूणीय अक्ष में एक गोलाकार और मूल आवरण एक बिना विभेदित परत से आवृत होता है जिसे कोलियोराइजा मूलांकुर चोल कहते हैं। स्कुटेलम के जुड़ाव के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष के भाग को बीजपत्रोपरिक कहते हैं। बीजपत्रोपरिक में प्ररोशीर्ष तक कुछ आदिकालिक आद्य पर्ण होते हैं जो एक खोखला पर्णीय संरचना को घेरते हैं जिसे प्रांकुचोर कहते हैं। जल में कुछ बीजों जैसे गेहूं, मक्का, मटर, चना, मूंगफली को रात भर पानी में भिगोएं। इसके बाद बीजों को छीलें और खोलें तथा भ्रूण एवं बीज के विभिन्न भागों का अवलोकन करें। ये आपका प्रैक्टिकल है। बीज क्या होता है? बीज देखते हैं। आवृत बीजों में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम बीज है। इनको प्रायः एक निषेचित बीजांड के रूप में वर्णित किया जाता है। बीज फलों के अंदर पैदा होते हैं। एक बीज में विशिष्ट रूप से बीज आवरण, बीजपत्र तथा एक भ्रूण अक्ष अखुआ समाहित होता है। भ्रूण का बीजपत्र एक सरल संरचना होती है, प्रायः आरक्षित आहार भंडारण के कारण फूली हुई एवं स्थूल होती है जैसा कि लेग्यूमिनस में। परिपक्व बीज
गैर एल्बुमिनस ये अथवा एल्बुमिनस रहित हो सकता है। गैर एल्बुमिनस बीज में अवशिष्ट भ्रूणपोष नहीं होता है क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान यह पूर्णतः उपभुक्त कर लिया जाता है, जैसे मटर, मूंगफली। एल्बुमिनस बीजों में भ्रूणपोष का कुछ भाग शेष रह जाता है क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान इसका पूर्णतः उपयोग नहीं हो पाता है, जैसे कि गेहूं, मक्का, बाजरा, अरहर आदि। कभी कभार कुछ बीजों में जैसे कि काली मिर्च, चुकंदर में बीजांडकाय न्यूक्लियस भी शेष रह जाता है। अपशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय परिभ्रूणपोष होता है। बीजांड अंडाशय का अध्यावरण बीज के ऊपर सख्त संरक्षणात्मक आवरण बन जाता है। बीज के आवरण में बीजांड द्वार एक छोटे से छिद्र में रह जाता है। बीज अंकुरण के समय यह ऑक्सीजन एवं जल के प्रवेश को सुगम बनाता है। जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है, इसके अंदर जल की मात्रा घटने लगती है और बीज अपेक्षाकृत शुष्क होता जाता है। फलस्वरूप सामान्य चयापचयी क्रिया धीमी पड़ने लगती है। भ्रूण निष्क्रियता की दिशा में प्रवेश कर जाता है, जिसे प्रसुप्ति कहते हैं। या यदि अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध पर्याप्त नमी, आर्द्रता, ऑक्सीजन तथा उपयुक्त तापमान होती हैं तो वे अंकुरित हो जाते हैं। जैसे जैसे बीजांड परिपक्व होकर बीज बनते हैं, अंडाशय एक फल के रूप में विकसित हो जाता है, अर्थात बीजांड का बीज के रूप में तथा अंडाशय का फल के रूप में रूपांतरण साथ साथ चलता है। अंडाशय की दीवार फल की दीवार छिलके के रूप में विकसित होती है, जिसे फल भित्ति कहते हैं। फल अमरूद, आम, संतरे आदि की भांति गूदेदार हो सकती है अथवा मूंगफली, सरसों आदि की भांति शुष्क भी हो सकती है। बहुत सारे फलों ने अपने बीजों के परिक्षेपण हेतु विविध क्रिया विधियां विकसित की हैं। आप फलों के वर्गीकरण एवं उनके परिक्षेपण क्रियाओं को याद करें, जिसे आपने पहली कक्षाओं में पढ़ा है। क्या एक अंडाशय के अंदर बीजांड की संख्या तथा फलों के अंदर बीजों की संख्या के बीच कोई संबंध है? ये आप देख सकते हैं, ये बहुत सारे बीजों का डायग्राम दिया हुआ है। कुछ बीजों की संरचना से सेब और स्ट्रॉबेरी के आभासी फल देख सकते हैं आप। ये जो बीज है इसका ये बीज पत्र है, ये बीजांड द्वार है। और ये जो नीचे वाला है ये है बीज पत्राधार, मूल अक्ष, ये मूलाग्र, ये बीज का आवरण है, ये भ्रूणपोष है और ये अंदर बीज पत्र है। फिर ऐसे ही ये है, तो इसमें ये बाहर वाली फल भित्ति है, ये अंदर भ्रूणपोष है, स्कुटेलम है, और ये है प्रांकुर चोल, ये है मूलांकुर चोल। ये सब प्रांकुर और मूलांकुर है। जो ऊपर तने का विकास करता है वो प्रांकुर, और जो नीचे जड़ का, जिससे जड़ बनती है, जड़ का विकास होता है, वो मूलांकुर होता है। इस वाले बीज में देख सकते हैं आप बीज आवरण है, ये बीज पत्र है, ये भ्रूणपोष है, ये मूलाग्र सिरा देख सकते हैं आप, जहाँ से हमारी जड़ें रूट्स निकलती हैं, वो मूलाग्र है। ये प्ररो शीर्षस्थ विभाज्योतक विभाज्य है, और ये क्या है, ये है बीज पत्राधार मूल अक्ष। ये सेब का डायग्राम दिया है, सेब के अंदर का। तो इसमें ये जो होता है छोटा सा ये दिख रहा है, ये बीज अंड बीज है ये, ठीक है। और ये हमारा पुष्पासन है, ये अंतः फल भित्ति और ये मध्य फल भित्ति। ये स्ट्रॉबेरी का है, तो इसमें ये सीधे पुष्पासन और ये एकीन दिखाया गया है। अधिकतर पादपों में जब एक अंडाशय से फल विकसित होता है, याद रखना अंडाशय से हमेशा फल विकसित होता है, उसके अन्य पुष्पीय अंश अपहाशित एवं झड़ जाते हैं। हालांकि कुछ एक प्रजातियों में जैसे कि सेब, स्ट्रॉबेरी, रसभरी, अखरोट आदि में फल की रचना में पुष्पासन भी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। इस प्रकार के फलों को मिथ्या आभासी फल कहते हैं। अधिकतर फल केवल अंडाशय से विकसित होते हैं और उन्हें यथार्थ या वास्तविक फल कहते हैं। यद्यपि अधिकतर प्रजातियों में फल निषेचन का परिणाम होते हैं, परंतु कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं जिसमें बिना निषेचन के फल विकसित होते हैं। ऐसे फलों को अनिषेक जनित फल कहते हैं। इसका एक उदाहरण केला है। अनिषेक फलन को वृद्धि हार्मोन्स के प्रयोग से प्रेरित किया जा सकता है, और इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं, इनमें बीज नहीं होता। बीज आवृत बीजों को अनेक लाभ प्रस्तावित करते हैं। पहला, जबकि प्रजनन प्रक्रिया जैसे कि परागण एवं निषेचन जल आदि से स्वतंत्र है। बीज की रचना काफ़ी निर्भरतापूर्ण है। इसके साथ ही बीज नए पर्यावासों में प्रसारण हेतु बेहतर अनुकूलित रणनीतियों से युक्त होते हैं तथा प्रजाति को अन्य क्षेत्रों में बसने में मदद करते हैं, जैसा कि इनमें पर्याप्त आरक्षित आहार भंडार होता है। अल्पवयस्क नवोद्भिद तब तक पोषण देते हैं जब तक कि वह स्वयं ही प्रकाश संश्लेषण न करने लगे। युवा भ्रूण को
कठोर बीज आवरण संरक्षण प्रदान करता है। लैंगिक प्रजनन का उत्पाद होने की वजह से ये नवीन जेनेटिक या वंशीय संपाक को पैदा करते हैं जो विविधता का रूप लेते हैं। बीज हमारी कृषि का आधार है। बीज के भंडारण हेतु परिपक्व बीज का निर्जलीकरण एवं प्रसुप्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे पूरे वर्ष भर खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और अगले मौसम के लिए फसल के रूप में उगाया भी जा सकता है। क्या आप बीज के बिना या उस बीज के बिना जो तुरंत ही अंकुरित हो जाता है और भंडारित ना किया जा सकता हो खेती कल्पना कर सकते हैं? बीज के परिक्षेपण छितराने के बाद वह कितने समय तक जीवित रह सकता है? यह अवधि पुनः व्यापक रूप से भिन्न होती है। कुछ प्रजातियों में बीज अपनी जीवन क्षमता कुछ महीनों में ही खो देते हैं। बहुसंख्य प्रजातियों के बीज कई वर्षों तक जीवनक्षम रहते हैं। कुछ बीज जो सैकड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। यहाँ पर विश्व के प्राचीन जीव सक्षम बीजों के अनेक रिकॉर्ड उपलब्ध हैं, जैसे आप देख सकते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं अब यहाँ से। एक प्राचीन बीज ल्यूपाइन ल्यूपिनस आर्कटिकस है, जिसे हम आर्कटिक टुंड्रा से खनित किया गया था। एक अनुमानित रिकॉर्ड 10,000 वर्ष की प्रसुप्ति के बाद बीज अंकुरित एवं पुष्पित हुआ था। समझ रहे हैं आप? 10,000 वर्ष के बाद बीज हुआ था उसमें। हाल ही का एक रिकॉर्ड 2000 वर्ष पुराने खजूर के जीवनक्षम बीज फोएनेक्स डैक्टिलीफेरा का है, जिसे मृत सागर के पास किंग हेरोल्ड के महल की पुरातात्विक खुदाई के दौरान खोज पाया गया था। पुष्पी पादपों के लैंगिक प्रजनन के बारे में एक संक्षिप्त अध्ययन पूरा करने के बाद यह अधिक सार्थक प्रयास होगा कि कुछ पुष्पी पादपों की विशाल उत्पादकीय क्षमता का परिज्ञान निम्नलिखित प्रश्नों को पूछकर प्राप्त किया जाए। एक भ्रूणपुटी कोश में कितने अंडे मौजूद होते हैं? एक बीजांड में कितने भ्रूणकोश या पुटी मौजूद होते हैं? एक अंडाशय में कितने बीजांड मौजूद होते हैं? एक प्रारूपी विशिष्ट पुष्प में कितने अंडाशय होते हैं? एक पादप पर कितने पुष्प मौजूद होते हैं? और ऐसे ही प्रश्न। क्या आप कुछ ऐसे पादपों के बारे में सोच सकते हैं जिनके फलों में बहुत भारी संख्या में बीज मौजूद होते हैं? इस प्रकार की श्रेणी में आर्किड फल आते हैं और प्रत्येक फल में 1000 लघु बीज समाहित होते हैं। इसी प्रकार के मामले कुछ परजीवी प्रजाति के फल जैसे कि औरोबैंकिया और स्ट्राइगा है। आपने कई फाइकस अंजीर का लघु या सूक्ष्म बीज देखा होगा। एक छोटे से अंजीर फाइकस के बीज से कितना विशाल पादप तैयार होता है? प्रत्येक अंजीर का पौधा कितने लाख बीज पैदा करता है? क्या किसी अन्य उदाहरण की कल्पना कर सकते हैं जहाँ इस प्रकार के लघु बीज ने वर्षों तक इस तरह का विशाल जैव समूह पैदा किया हो? तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला टॉपिक असंग जनन एवं बहुभ्रूणता और इसका जो सारांश है ये कवर करेंगे। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग वीडियोस कम देख रहे हैं, लगता है आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है मेरी वीडियोस। अगर आपको पसंद आ रही है तो फिर आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं, व्यूज़ बढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं और चले जा रहे हैं। आप लाइक तो कीजिए कम से कम, अगर आपको अच्छी लग रही है, आप देख रहे हैं तो। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी आपसे इस वीडियो में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।